Namaste viewers, welcome to my channel again. We are meeting after a very long break. I'm sorry for that. Due to circumstances मैं ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रहा था and we are coming up with one more video now and मुझे ऐसा फील हुआ था कि जो 3-4 साल 5 साल से मैं ब्रेकियल प्लेक्सस के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ, so somewhere I thought कि there was a missing thing which is called as question and answer. मैं इस वीडियो को दो पार्ट में बनाऊंगा, पार्ट 15A एंड पार्ट 15B. पार्ट 15A will be in Hindi language, part 15B will be in English language. So there were many queries I used to get from phone call, from message, from comments in the YouTube video. तो मुझे ऐसा फील हुआ कि I should answer all those questions. जितना मेरे पास आए हैं उतना मैं आंसर करने की ट्राई करता हूँ. So we'll begin with the Hindi chapter right now. 15A. Types of BPI. That is brachial plexus injury के कितने टाइप होते हैं? एक होता है OBPI, obstetric BPI, एंड एक होता है ट्रॉमेटिक BPI. OBPI मतलब जब भी बालक का जन्म होता है उस समय पे जब भी हेड की मूवमेंट पे और नेक के मसल्स के यहाँ पे एंड ब्रेकियल प्लेक्सस पे स्ट्रेच आ जाता है, उसकी वजह से ऑब्स्टेट्रिक BPI होता है, ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी होता है. दूसरा है ट्रॉमेटिक BPI, जो मोटर बाइक एक्सीडेंट सबसे ज्यादा जो देखने मिलता है वो है ट्रॉमेटिक BPI. 4-व्हीलर एक्सीडेंट में देखने मिला है, बट सबसे ज्यादा 2-व्हीलर में देखने मिला है. सो ये दो टाइप के ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी है. वी डील मोर विथ ट्रॉमेटिक ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी. पीडियाट्रिक्स मतलब कि बच्चों का हम लोग ट्रीटमेंट नहीं करते. अगर हमारे पास कोई रेफरेंस आता है तो हम लोग फॉरवर्ड कर देते किसी बच्चे के स्पेशलिस्ट के पास, फिजियोथेरेपिस्ट जो कि इसके अंदर ग्लोबल रहता है. इसके अंदर अपर प्लेक्सस इंजरी रहता है, लोअर प्लेक्सस इंजरी होता है. लोअर प्लेक्सस में मोस्ट ऑफ C7, C8, T1 वो लेवल का इंजरी होता है जहाँ पे बिलो एल्बो का मूवमेंट्स में अफेक्ट होता है. अपर प्लेक्सस इंजरी में 5, 6, 7 वो लेवल का जहाँ पे शोल्डर का इश्यूज आपको फील होता है, शोल्डर से एल्बो तक का. एंड ग्लोबल मतलब पूरी तरह से सारे 5 से लेके T1 तक. दूसरा है इसके अंदर एवल्जन इंजरी हमको देखने मिलता है. एवल्जन मतलब जो जड़ होती है, मान लो एक झाड़ है उसका जड़ है, पेड़ है उसका जड़ है, तो जड़ से निकल जाना, तो एवल्जन इंजरी इज दैट. प्री गैंग्लियोनिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक. तो एक गैंग्लियोनिक एक छोटू सा गांठ जैसा होता है, वो स्पाइनल कॉर्ड के नजदीक में होता है. सो प्री गैंग्लियोनिक मतलब गैंग्लियन के पहले टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड अगर इंजरी हुई, दैट इज कॉल्ड एज प्री गैंग्लियोनिक. पोस्ट गैंग्लियोनिक मतलब वो गैंग्लियन के बाद, स्पाइनल कॉर्ड से दूर, गैंग्लियन के बाद, तो उसको बोलते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक इंजरी. दिस वॉज ए वेरी शॉर्ट ब्रीफ, छोटा सा एक इंट्रोडक्शन ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी का. अभी इसमें मैं रैंडमली मैंने क्वेश्चंस इसमें मेजॉरिटी उठाए थे. कुछ क्वेश्चंस मुझे फोन कॉल पे आए थे, सो वो मैंने इसके अंदर जॉट डाउन किए हैं. पहला रहता है टाइप ऑफ सर्जरी. टाइप ऑफ सर्जरी में इसमें डिपेंड करता है, वो प्लास्टिक सर्जन ही डिसाइड करेंगे कि उसको कौन सा टाइप ऑफ सर्जरी करना है. टाइप ऑफ मतलब जहां तक मैंने पढ़ाई किया है, मेरे लिमिटेड नॉलेज में, आई एम नॉट ए प्लास्टिक सर्जन, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ. तो मैंने 2 सर्जरीज मेरे दिमाग में आए थे जो नाम है ओबरलिन ट्रांसफर एंड सोमसैक ट्रांसफर. दूसरा एक होता है सैन टू SSN. बाकी बहुत सारे स्पेशल सर्जरीज होती है, वो प्लास्टिक सर्जन ही डिसाइड करते हैं. तो उस चैप्टर में मेरी कोई ये नहीं है कि मुझे उसके अंदर इंटरफियरेंस होना चाहिए, मेरी स्पेशलिटी नहीं है. सो आई शुड नॉट इंटरफियर इन दैट जोन. वो मैं उस एक्सपर्ट के पास ही वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हो. नेक्स्ट होता है हाउ मच लॉन्ग डज इट रिक्वायर टू रिकवर BPI. मतलब कितना समय लगता है ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी को रिकवर होने में. अभी वो टाइप ऑफ इंजरी पे डिपेंड करता है कि वो न्यूरोप्रैक्सिया है, एक्सोनोटोमाइसिस है, न्यूरोटोमाइसिस है, उस टाइप ऑफ इंजरी पे डिपेंड करता है. ये 3 मैंने नाम इसलिए दिए क्योंकि वो 3 टाइप का नर्व इंजरी होता है. सदरलैंड क्लासिफिकेशन में 5 टाइप के होते हैं. आपके लिए बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगा, तो मैं आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहता हूं. अभी न्यूरोप्रैक्सिया अगर इंजरी हुआ तो कहीं 3 से 6 महीने में कंप्लीट रिकवरी आ जाती है. एंड इसके अंदर एक ऐसा डिस्प्यूटेड व्यूज भी आया है कि इसके अंदर फिजियोथेरेपी नहीं करो तो फिर भी चलता है. ऐसा नहीं है. फिजियोथेरेपी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच
एटलीस्ट इन ब्रेकल प्लेक्सस इंजरी में। आपके स्पेशलिस्ट आपको डिसाइड करके बोलते हैं कि आपको फिजियोथेरेपी कब से कराना है आपके ब्रेकल प्लेक्सस इंजरी में। ट्रॉमेटिक की बात कर रहा हूं मैं, ऑब्स्टेटिक की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं। सो प्लीज ट्रस्ट योर सर्जन व्हाट ही सेज। एंड इसके अंदर आप सामने चाहिए तो सेकंड ओपिनियन भी ले सकते हो कि लाइक इसके अंदर प्रोग्रेस कैसा करना है आपको खुद से। डोंट गेट मच इमोशनल। आप अपनी बीमारी को इमोशनली मत लीजिए, आप इसको साइंटिफिकली लीजिए। इमोशनली तो मेरी भी इच्छा है कि मैं हैरी पॉटर का वॉन्ड होगा, मैं आपको टच कर दूं और वो पूरी तरह से ठीक हो जाए, ये ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट स्टिल आपको इसको काफी प्रैक्टिकली और साइंटिफिकली अप्रोच देना पड़ेगा। अगर आप इमोशनली अप्रोच करोगे आप कंप्लीटली पैनिक हो जाओगे एंड आप है ना गलत गलत ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजीज पे जाने लगोगे। मतलब कई बार तो ऐसे भी हो जाता है जो नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट अप्रोचेस भी काफी सारे लोग हैं जो लेके बैठे हुए हैं, है ना। सो उस ब्रांच पे आप प्लीज ना जाएं, आप काफी इसमें सतर्क रहिएगा। हाउ मच टाइम डज इट टेक? अगर समझो पोस्ट ऑपरेटिव रहेगा, मैं जस्ट रैंडमली बात कर रहा हूं, मैं टेक्निकल जितना इनपुट्स है कम से कम देने की ट्राई कर रहा हूं। सो कितना समय लगता है? एनीवेयर बिटवीन 16 मंथ टू 18 मंथ, दैट इज पोस्ट ऑपरेटिव। अभी वो क्या सर्जरी किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है, बराबर। नेक्स्ट आता है व्हेन शुड आई डू दिस सर्जरी। वापस मैं बोलता हूं ये सर्जरी कभी किया जाता है वो आपके सर्जन डिसाइड करेंगे, आपके प्लास्टिक सर्जन। अभी ट्रॉमेटिक बीपीआई जो मोटरसाइकिल एक्सीडेंट वाला जो ब्रेकल प्लेक्सस इंजरी होता है वो काफी प्राण घातक क्या बोलते हो ना एक्सीडेंट होता है। वो कई बार ऐसा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ ब्रेकल प्लेक्सस इंजरी नहीं होता, उसके साथ काफी पेशेंट को फोरम फ्रैक्चर हो जाता है, रिस्ट में फ्रैक्चर होता है, ह्यूमरस फ्रैक्चर होता है, शोल्डर शाफ्ट फ्रैक्चर बोलो, या फिर ह्यूमरल हेड के फ्रैक्चर होता है, किसी को स्कैपुलर फ्रैक्चर होता है, किसी को क्लेविकल फ्रैक्चर होता है। सारे फ्रैक्चर्स को भी साथ में मैनेज करना होता है। ऐसा नहीं कि तुरंत बीपीआई का वो लोग डिसीजन ले ही लेंगे ऑन द स्पॉट। दे विल डिसाइड कि क्या टाइप का इंजुरी प्रायोरिटी है। वो प्रायोरिटी जो प्राण घातक है उसको पहले फिक्स करो, उसके बाद वो लोग डिसीजन स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। रैंडमली, आप वापस बोलता हूं, आप रैंडमली किसी चीज को पकड़ के मत बैठिएगा। आपके जो सर्जन बोलते हैं, आपके जो फिजिशियन बोलते हैं, वो पूरा टीम वर्क करते हैं। सबसे पहले आपकी जान बचानी होती है, उसके बाद वो लोग स्टेप वाइज करते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है पेशेंट बोलते हैं हमको कि अरे वो सर्जन ने डिसीजन ले लिया, मेरा लेट हो गया। नो, पहले आपकी जान इंपॉर्टेंट थी। आपके परिवार वालों को आप जो चिराग हो उनको पेश करना था उनके सामने आपको। तो पहले डॉक्टर का सबसे पहला भाग वही होता है कि वो आपके प्राण को बचाए, ठीक है ना। हाउ डू आई डू दी एक्सरसाइज व्हेन आई एम नॉट एबल? मतलब मुझे एक्सरसाइज कभी करनी है, ओके। वो अगेन अगर नॉन ऑपरेटिव है, मतलब न्यूरोप्रैक्सिया है, वो आपके सर्जन बता देंगे, चाहे न्यूरो सर्जन हो या प्लास्टिक सर्जन। प्लास्टिक सर्जन तक तो शायद बात वहां पे नहीं जाते क्योंकि न्यूरोप्रैक्सिया इंजरी है, तो आपके न्यूरोफिजिशियन या आपके न्यूरो सर्जन ही आपको बता देंगे कि आपको फिजियोथेरेपी के लिए कब से स्टार्ट करना है। जब प्लास्टिक सर्जन के पास बात जाती है तभी वो डिसाइड करते हैं आपको फिजियो कब स्टार्ट करना है। आफ्टर सर्जरी यूजुअली स्टिचेस निकालने के बाद फिजियो स्टार्ट होता है। अभी कुछ जेंटलमैन ने मेरा वीडियो देख के कहा था कि आपके वीडियो में तो काफी अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हो। वो मेरे खुद पे मैंने वीडियो बनाया, इसलिए जस्ट एक एजुकेशन पर्पस के लिए, अवेयरनेस पर्पस के लिए। वो ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं है, बराबर। हाँ, मैंने इसलिए वो वीडियोस डाले क्योंकि हमने कुछ जो हमारे यहाँ पे पेशेंट आए थे उनको हमने वो ट्रीटमेंट दिया था, वो हिसाब से, वो थॉट से हमने वीडियो अपलोड किया है, नॉट की फॉर ट्रीटमेंट पर्पस। सेकेंडली, इसमें किसी ने जेंटलमैन ने पूछा था कि आप अकेले इतना अच्छा कर पा रहे हो, हम लोग कैसे कर पाएंगे? आप लोग को कंपलसरी क्लिनिक में ही जाना पड़ेगा। आप घर पे मेरा वीडियो देख के या दूसरे किसी और का वीडियो देख के घर पे एक्सरसाइज करके उसमें कुछ मतलब नहीं है। यू विल एंड अप ट्रबलिंग योरसेल्फ। आप अपने खुद को ही ट्रबल करने लगे हुए। जो एक्सपर्ट का काम है वो एक्सपर्ट के पास ही रखें, ये मेरी आपसे गुजारिश है। तो एक्सपर्ट इसलिए क्योंकि ये लोग पूरा एजुकेशन उसके ऊपर हुआ रहता है, कैसे नर्व एक्ट करेगा, एक्सरसाइज के माध्यम से किस तरह से नर्व एक्ट करेगा, मसल में किस तरह से फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, न्यूरोप्लास्टिसिटी में कैसे फर्क पड़ेगा। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसके ऊपर मैं अलग से ब्रेकल प्लेक्सस वालों के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। पार्ट 16 और पार्ट 17 एक प्रॉपर रिसर्च हुआ एक वीडियो है
ठीक है ना, एक आर्टिकल है, वीडियो आर्टिकल है जो मैं उसको पेश करना चाहूंगा, उसका कंक्लूजन उन्होंने क्या स्टडीज में किया था, वो पार्ट 17 बनेगा। तो मैं काफी डेडिकेशन देने की ट्राई कर रहा हूं, मेरे हिसाब से जितना मेरी ताकत है उतना देने की कोशिश करूंगा इसको। बट अदरवाइज तरीके से मत लीजिएगा, क्योंकि किसी को खल लेगा, मेरा वीडियो खल सकता है कि आपने ऐसा क्यों। प्लीज डोंट टेक इट दैट वे, इट इज जस्ट स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन एजुकेशन पर्पस, अवेयरनेस पर्पस फॉर यू गाइज। प्लीज डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर इंजर्ड पेशेंट। अगर आपको न्यूरोप्रैक्सिया इंजरी हुई है, दूसरे पेशेंट को न्यूरोटोमेसिस हुआ है, तो अपने आप को प्लीज कंपेयर ना करें, ठीक है। जो इंजरी है वो इंजरी को रेस्पेक्ट करो, वो इंजरी को टेक्निकल लेवल पे आप डॉक्टर के साथ आप बैठ के मीटिंग करो, वो आपको प्रोग्नोसिस बताएंगे, आपको उसका फ्यूचर बताएंगे कि क्या क्या इसमें सर्जरी कैसे किया जाता है, या फिर क्या क्या इसके अंदर फिजियोथेरेपी कैसे किया जाता है, वो आपको पूरा गाइडेंस दिया जाता है। सो प्लीज डू नॉट कंपेयर। आप कंपेयर करोगे कहीं ना कहीं वापस से आप खुद को ट्रबल में डालना चालू करोगे। तो जो बीमारी है, जो इंजरी है, उसको एक्सेप्ट कर लो सबसे पहले। वो एक्सेप्ट करोगे तो आपको उसके अंदर रास्ता मिलेगा। एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप वापस से कोई रॉन्ग जगह पे जाना शुरू कर दोगे, बराबर। सो प्राइमरीली अगर मुझे ये इंजरी होती है, रियलाइज होता है ब्रेकियल प्लेक्सस, अगर रियलाइज होता है, डायग्नोज होता है कि आपके न्यूरोसर्जन वहां पे या तो न्यूरोफिजिशियन डिसाइड करेंगे, वो हायरार्की में रहते हैं किसके पास जाना है। नेक्स्ट इज माई सर्जन हैज नॉट एडवाइज्ड फिजियोथेरेपी एट ऑल। मतलब कई बार ऐसा भी सुनने मिला है कि मेरा सर्जरी हो गया है ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी का, लेकिन मुझे मेरे सर्जन ने फिजियोथेरेपी करने ही नहीं बोला है, 16 महीने हो गए, मेरा मूवमेंट अभी तक आया नहीं है। देखो, वो वापस से मेरा विषय नहीं है, मैं काफी डिप्लोमेटिक रहूंगा इसके अंदर, क्योंकि मैं इंटर कुछ भी बोलूंगा तो इसके अंदर एक बहुत बड़ा अननेसेसरीली एक कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। अब आपके सर्जन वो जाने कि आपको उन्होंने क्यों सर फिजियोथेरेपी नहीं बोला है। वापस बोलता हूं, फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। वी हैव गॉट वेरी गुड रिकवरीज इन ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी। सही टाइम पे जो पेशेंट को गाइड किया है फॉर फिजियोथेरेपी, मैं वैसा बोल रहा हूं, जो सर्जन ने गाइड किया है, हमने सामने से किसी को नहीं बुलाया था, सर्जन ने गाइड किया था या फिजिशियन ने गाइड किया था, उसके मुताबिक जब पेशेंट सही समय पे आए हैं, एग्जैक्ट उस टाइम पे सर्जन पे या फिजिशियन पे विश्वास रखकर हम उनको अच्छी खासी रिकवरी दे पाए, एटलीस्ट फंक्शनल लेवल पे तो रिकवरी दे पाए हैं। जो आई थिंक एक वीडियो आपने मैंने शुरुआत में एक पेशेंट का वीडियो डाला था, नाम तो नहीं लेना चाहूंगा उसका, उसकी रिकवरी इसलिए आई क्योंकि वो प्रॉपर समय पे वो हॉस्पिटलाइज हुआ था, उसकी सिर्फ ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी थी, उसको और कहीं शरीर में चोट नहीं लगी थी। सर्जरी हुआ, सर्जन के कहने के समय पे, वो प्लास्टिक सर्जन एग्जैक्ट समय पे, बहुत अच्छे समय पे उन्होंने सर्जरी करी, एग्जैक्ट समय पे वो पेशेंट ने फॉलो किया, जब सर्जन को उनको प्रिस्क्राइब किया कि अभी आप फिजियो करना स्टार्ट करो। सो पेशेंट ने ना काफी अच्छे प्रॉपर समय के हिसाब से उन्होंने फिजियोथेरेपी स्टार्ट किया था। सेम वे आप जो है, आप अपने सर्जन पे बिलीव करके आप फिजियोथेरेपी स्टार्ट करें जब वो बोले तब। वापस बोलता हूं, जब मुझे पूछोगे या कि मेरे सर्जन ने तो बताया नहीं फिजियोथेरेपी करने के लिए, वो उसके बारे में मुझे नहीं मालूम, वो प्लीज आप अपने सर्जन से पूछें। उस क्वेश्चन का जवाब वो ही आपको सबसे बेस्ट समझा पाएंगे, मैं नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि मैं थर्ड पार्टी हो जाऊंगा। जब भी आपकी ट्रीटमेंट की बात आएगी, मैं थर्ड पार्टी हो जाऊंगा, वो प्राइमरी पार्टी है। ही इज द फर्स्ट वन टू हैंडल योर केस, बराबर। मल्टीपल इंजुरीज हुई तो मैनेज कैसे करना है। अब जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया इसमें कि शोल्डर का फ्रैक्चर भी है, या फिर कलाई का फ्रैक्चर हुआ है, या फिर अंगूठे का फ्रैक्चर हुआ है, या फिर फोरआर्म में फ्रैक्चर हुआ है, रॉड है, इधर रॉड है, स्क्रूज है, हाउ टू मैनेज दैट। साथ में ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी भी है। जब आपको रिफर किया जाता है एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास, वो एकदम डिटेल्ड असेसमेंट लेके वो वहां पे निर्णय लेंगे, वो डिसीजन लेंगे कैसे हमको प्रोग्रेस करना है आपके प्रॉब्लम के लिए। रैंडम वीडियोस देख के आप रैंडम फिजियोथेरेपिस्ट को बताएंगे कि यार वो वीडियो में मैंने ये एक्सरसाइज देखी थी, इसलिए आप भी मुझे ये कंप्लीटली गलत बात है। ये हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट के ऊपर जब आपको रिफर किया जाएगा, आप उसको कंप्लीट ट्रस्ट करना पड़ेगा उसके ऊपर कि इस तरह से वो आपको गाइड करेंगे आपकी तकलीफ के हिसाब से, स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर रिकवरी आएगी। प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट इमोशनल रिकवरीज, इसमें प्रैक्टिकल और साइंटिफिक रिकवरी ही आप एक्सपेक्ट करिएगा, बराबर।
और इसके अंदर आपको यह भी खास ध्यान रखना है कि टाइप ऑफ इंजरी भी कैसे थी, आप कौन सी सिचुएशन से बाहर आए हो, आपको वो भी खास ध्यान रखना पड़ेगा. सो इसके अंदर प्लीज डोंट कंपेयर योर वीडियोस, आप जो कोई भी देखते हो, टू विथ योर फिजियोथेरेपिस्ट. आपके जो फिजियोथेरेपिस्ट बोल रहे हैं वही सही है. अभी ये हुआ ट्रीटमेंट के पार्ट में. अभी कुछ वीडियोस में ये आया था कि ये पेडीरैप कैसे बनवाना है. सो पेडीरैप आपको आपके नजदीकी जो ऑर्थोटिस्ट होंगे वो आपका प्रॉपर उसके अंदर मेजरमेंट लेते हैं और वो हिसाब से आपका पेडीरैप बनाएंगे. मेरा पार्ट 1 जो मैंने बनाया था वीडियो इंट्रोडक्शन में से, और एक्सरसाइज भी उसमें मैंने ऐड करी थी साथ में, तो उसमें मैंने पेडीरैप का इंट्रोडक्शन में बोला था. वापस बोलता हूँ, पेडीरैप आप अपने ऑर्थोटिस्ट के पास बनवाइएगा, ठीक है. ऑनलाइन भी कुछ पेशेंट ने ऑर्डर किए थे, जो ऑनलाइन में शायद मुझे ठीक नहीं लगा था ऑनेस्टली, बिकॉज उसमें जो स्टिफ रॉड होना चाहिए, जो स्टील के जो रॉड होते हैं वो प्रॉपर नहीं थे, वो काफी फ्लेक्सिबल थे. मतलब आई डोंट नो, क्वालिटी शायद बराबर नहीं बनाई थी. ये मैं पेडीरैप के बारे में बता रहा हूँ, बराबर. अभी नेक्स्ट था एक हैंड ग्लव के बारे में. सो हैंड ग्लव मैंने खुद ने ऑनलाइन परचेस किया था. मैं ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि बिकॉज आई एम टॉकिंग विथ यू ऑनलाइन, एंड सेकेंडली कि अगर कुछ कॉपीराइट के इश्यू आ गए, सो आई डू नॉट वांट टू क्रिएट अननेसेसरी ट्रबल. सो ऑनलाइन मैंने परचेज किया था. ऑनलाइन एक एप्लीकेशन है, ऑनलाइन मैंने उसके अंदर कीवर्ड्स डाला था, हैंड ग्लव फॉर स्पास्टिसिटी या फिर हैंड ग्लव फॉर एक्सरसाइजेस, ऐसा मैंने कुछ कीवर्ड्स डाला था, एंड तुरंत मेरे पास 2-3 लिंक्स आ गए थे. फिर भी अगर आपको कुछ इश्यू आता है, मेरे मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, जो मैंने 7798680437, उस पे मैंने वीडियोस में कुछ वीडियोस में मैंने अपलोड ये डाला था कमेंट सेक्शन में. सो यू कैन स्टिल कांटेक्ट मी, मैं आपको लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा. वो अच्छा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एंड उस पे काफी सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है. नेक्स्ट है व्हाट इज द कॉस्ट फॉर द सर्जरी. अगेन, आप फिजियोथेरेपिस्ट का क्वेश्चन अगर सर्जन को पूछोगे वो गलत है, सर्जन का क्वेश्चन आप फिजियोथेरेपिस्ट को पूछोगे वो भी गलत है. क्यों? क्योंकि सर्जन का काम सर्जन करेंगे, फिजियो का काम फिजियो करेंगे. कॉस्ट फॉर द सर्जरी कितना होगा वो मुझे, मतलब कि एक फिजियोथेरेपिस्ट को पूछ के कुछ मतलब नहीं है. व्हाई? बिकॉज हम लोग सर्जरी नहीं करते हैं, वी आर नॉट एट ऑल स्पेशलाइज्ड इन दैट. सो इट्स बेस्ट दैट वो सर्जन बताएंगे कि कितना आपका सर्जरी का कॉस्ट होता है. क्योंकि इसके अंदर आप अभी हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, आप कौन से रूम का कैटेगरी काइंड ऑफ चूज करते हो, फिर आप कौन सा कितना सर्जरी कराना चाहते हो, वो भी डिपेंड. सो दैट्स ऑल बिटवीन आपके और सर्जन के बीच में वो आपका डिसीजन होता है. फिजियोथेरेपिस्ट कोई इसके अंदर डिसीजन मेकिंग पर्सन है ही नहीं कॉस्ट फॉर द सर्जरी में एंड टाइप ऑफ द सर्जरी में, बराबर. वो हमारा काम ही नहीं है, हम लोग थर्ड पार्टी हो जाते हैं. हम लोग के पास जब रेफरेंस आता है तब हमारा काम शुरू होता है, वो भी सर्जन के गाइडेंस के हिसाब से. सर्जन जो बोलते हैं कि बाबा ये रेड फ्लैग्स है, ये ग्रीन फ्लैग्स है, ये रेड फ्लैग्स है कि रेड फ्लैग्स मतलब इस चीज को आप प्लीज ध्यान में रखिएगा, ये चीज को आप फिलहाल हाथ ना लगाएं, ये चीज पे आप प्लीज फोकस मत करें, ये चीज पे आप फोकस करें, उस पे आप प्लीज स्ट्रेंथनिंग या मसल स्टिमुलेटर जो आपको इस्तेमाल करना है आप करें. सो इट इज ए स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ टीम वर्क बिटवीन ए सर्जन एंड ए फिजियोथेरेपिस्ट. एक फिजियोथेरेपिस्ट और एक सर्जन का एक टीम वर्क होके हम लोग का आउटकम होने का चांस होता है, एक कोशिश होती है. व्हेन डू आई गेट ऑपरेटेड? जब मैंने थोड़े टाइम पहले बताया, आपका ऑपरेशन कभी कराना है वो आप जब पूछते हो, वापस वो सर्जरी का डिसीजन हमारे ऊपर नहीं है, फिजियोथेरेपिस्ट के ऊपर बिल्कुल नहीं है. वो देखो, सर्जन का काम होता है, फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है सजेस्ट करना, डिसीजन लेना होता है एक पेशेंट का या उसके फैमिली रिलेटिव्स के साथ. वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको सर्जरी कभी करानी है. जब सर्जन को लगता है कि नो दिस इज द राइट, यूजुअली कैसा है, फर्स्ट 3 मंथ्स में या फर्स्ट मंथ में या सेकंड मंथ में जब भी आप सर्जरी कराओ, वो ड्यूरेशन इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर नर्व का एक्टिविटीज, थोड़ा कनेक्टिविटीज के अंदर काइंड ऑफ डीनर्वेशन होने का चांसेस नहीं होते. डीनर्वेशन जितना आप लंबा खींचते जाओगे उतना डीनर्वेशन मतलब नर्व जो डीजनरेट होने लगेगा. सो जब आपके सर्जन को फील होता है, आपके न्यूरो सर्जन जब बोलते हैं कि नो बाबा दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू सर्जरी, सो प्लीज उस टाइम पे करवा लो. कई बार ऐसा भी हुआ है कि पेशेंट ने 3-3 साल तक सर्जरी नहीं कराया है, एंड वो समय निकल गया है, देन दे आस्क आफ्टर 3 years कि मुझे पूछते हैं कि अभी सर्जरी कराए, तो
अभी अभी तक आपके मूवमेंट आई ही नहीं है, तो सर्जरी आपने तभी क्यों नहीं करवाया जब आपको बताया गया था? सो प्लीज मेक श्योर कि अगर आप, एक सर्जन बोलते हैं सर्जरी करा लो, अगर आपको फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं होता रिप्लाई में, सेकंड या थर्ड ओपिनियन ले लो, बट मेक श्योर कि आप सेंसिबल डिसीजन लो। बहुत ज्यादा सर्जरी, देखो इसके अंदर वो सर्जन उसके स्पेशलाइज्ड है, बराबर, उसके स्पेशलिस्ट है, तो वो उनका डिसीजन प्रॉपर लेंगे, वो एक्सपर्ट है उसके अंदर, तो उनके ऊपर ट्रस्ट करो पहले तो, ठीक है ना। फिजियोथेरेपिस्ट का काम वो फिजियोथेरेपिस्ट करेगा। सो व्हेन डू आई गेट ऑपरेटेड, वो मुझे नहीं मालूम, वो आप और आपके सर्जन को मालूम है। ये मैंने मेजोरिटी क्वेश्चंस अटेंड करने का ट्राई किया है मेरी तरफ से। वापस बोलता हूं, इसके अंदर मैंने किसी को टारगेट करने का कोशिश बिल्कुल नहीं किया है, बट अदरवाइज ये वीडियो को मत लीजिएगा। स्ट्रिक्टली जो मेरे पास कमेंट्स आए थे यूट्यूब में, जो मेरे पास क्वेश्चंस आए थे फोन कॉल पे, जो व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए थे, वो मैंने अटेंड करने का ट्राई किया है। ये वीडियो के माध्यम से मैं वापस यही बोलना चाहता हूं कि आप प्लीज मेरे एक्सरसाइज जो वीडियोस डाले वो मैंने एजुकेशन पर्पस के हिसाब से डाले हैं, अवेयरनेस पर्पस के हिसाब से डाले हैं। आप प्लीज मेरे एक्सरसाइज को आप ट्रीटमेंट के तौर पे मत लो। मैं वापस बोलता हूं, मेरे एक्सरसाइज आप घर पे बैठ के मत करो, आपके फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ, वो आपको बहुत अच्छी तरह से आपको गाइड करेंगे, इतना आप उस पर विश्वास रखिएगा। और एक खास चीज, आप रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना। इंडिया के अंदर कुछ स्टेट्स जो है उनके पास इंडिविजुअल काउंसिल है, फिजियोथेरेपी काउंसिल, वो फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर कुछ स्टेट्स में जो है वहां पे काउंसिल नहीं है, तो वहां पे आपको क्या देखना है, जो लोकल एसोसिएशन होगा वो स्टेट का, या फिर इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट जो है, वो हमारा एक एसोसिएशन है, इट्स एन एसोसिएशन, वो रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, वो एसोसिएशन है, वो वर्ल्ड फिजियोथेरेपी में रजिस्टर्ड है। ओके, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट में जो रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट होगा उसके पास आप ट्रीटमेंट करवाइएगा, क्योंकि इंडिया में जो है जाली फिजियोथेरेपिस्ट भी अवेलेबल है, बराबर, वो एक अलग से ही अलग चर्चा है। बट प्लीज मेक श्योर कि आप जो है रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट के पास ट्रीटमेंट कराओ, या तो उसके पास काउंसिल होना चाहिए, सर्टिफिकेट, लाइसेंस, या फिर वो इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट से रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये आप दो चीज खास ध्यान में रखिएगा। उसके ऊपर वापस जैसा मैंने बोला, लगेगा तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा अबाउट अवर फिजियोथेरेपी प्रोफेशन एट ऑल एज अ होल, बराबर ना। सो आई थिंक मैंने काफी अटेंड करने का ट्राई किया है। आपके क्वेरीज, आपके क्वेश्चंस, आपके डाउट्स, वापस बोलता हूं, कोई अपने आपको दूसरे के साथ कंपेयर मत करो। जो आपको आपकी तकलीफ है वो आप अपने एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करिए, एंड होप you will take a very good decision out of it. Thank you very much. Namaste. Jai Hind.